आप सभी को जय हिंद। आरजी टेक्निकल आईक्यू की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। हम आज देखने वाले हैं मध्य प्रदेश के इतिहास में ताम्र पाषाण काल। इसके पहले हमने मध्य प्रदेश के इतिहास का मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल और पुरा पाषाण काल पढ़ चुका है। आज से हमें पढ़ना है ताम्र पाषाण काल और इसके आगे के टॉपिक। तो देखते हैं। ताम्र पाषाण काल में टेक्नोलॉजी और एडवांस हो गई थी। मध्य प्रदेश में हड़प्पा एवं हड़प्पा सभ्यता के अवशेष नहीं मिलते, किंतु ताम्र पाषाण काल के अवशेष मिलते हैं। ये याद रखिएगा, मध्य प्रदेश में हड़प्पा के अवशेष और नहीं मिलते। और कैसे मिलेंगे? क्योंकि ये तो सिंधु घाटी की सभ्यता थी, तो वहाँ मिलते थे। यहाँ नर्मदा घाटी चल रही है, तो यहाँ पे ताम्र पाषाण काल नामक शब्द का ही प्रयोग करेंगे। और ये जो चार शब्द आपको दिख रहे हैं, 5 शब्द दिख रहे हैं, कायथा, नावदा, टोली, नागदा, मालवा और बेसनगर, इसमें जो शुरू के 3 हैं ये व्यापम में एज इट इज क्वेश्चन आए हुए हैं कि निम्न में से कौन सा स्थल ताम्र पाषाण काल से संबंधित है। तो कौन सा? कायथा, नावदा, टोली, नागदा, ये किससे स्थित संबंधित है? डायरेक्ट ताम्र पाषाण काल से। अब बात करते हैं तो कायथा कहाँ पर है। कहाँ से कायथा? कहाँ से काली सिंध, और यह है उज्जैन में। कहाँ से कायथा? कहाँ से काली सिंध, और यह कहाँ पे है? उज्जैन में। नावदा, टोली, टोली बना के चलते हैं खरगोश, तो खरगोश से रिलेट है खरगोन से। नावदा टोली कहाँ पर है? खरगोन में। नागदा कहाँ पर है? नागदा चंबल नदी के किनारे है और उज्जैन में स्थित है। किस नदी के किनारे है? चंबल नदी के किनारे है और उज्जैन में स्थित है। विदिशा का पुराना नाम वेसनगर है। अभी आगे हम देखेंगे कि विदिशा और उज्जैन मध्य प्रदेश में मुख्य रूप से आर्थिक राजनैतिक और सामाजिक रूप से बहुत ही ज़्यादा विकसित उस समय के राज्य हुआ करते थे या क्षेत्र हुआ करते थे। अब देखते हैं औजार। इस युग में तांबे एवं पत्थर के औजार बनाने जाने लगे, तभी इसका नाम क्या है? ताम्र पाषाण काल। मतलब तांबा एक ऐसी धातु है जिसका प्रयोग मानव ने सबसे पहले किया था। जिसका प्रयोग मानव ने सबसे पहले किया था, तो वह कौन सी धातु है? तांबा है। ठीक है। और तांबे के साथ ये टिन मिलाकर कांसा बनाते थे, इसलिए वैदिक सभ्यता को आगे चल के कांस्य युगीन सभ्यता के नाम से भी जाना जाता था। ओवरऑल पूरी सिंधु घाटी सभ्यता को कांस्य युगीन सभ्यता भी बोला जा सकता है। अब सर्वप्रथम तांबे का प्रयोग यहीं पे मनुष्य ने किया था पृथ्वी में। इसके जो प्रमुख स्थल अभी हम देख चुके हैं, कायथा, नागदा, नावदा टोली, बेसनगर, एरन। ये जो नागदा टोली है, यहाँ पे मिले हैं कृषि के साक्ष्य। और यह प्रश्न भी आया हुआ है कि निम्नलिखित में से किस स्थानों में ताम्र पाषाण काल के कृषि के साक्ष्य मिलते हैं? नावदा टोली, टोली बना के चलते हैं खरगोश, और खरगोश क्या करते हैं? फसल खराब। तो नावदा टोली कहाँ पर है? खरगोन में। और यहाँ किसके साक्ष्य मिले हैं? कृषि के साक्ष्य मिले हैं, कायथा, उज्जैन में। अब यह डायग्राम में आप देख सकते हैं कायथा कहाँ है, लोकेट है, नागदा कहाँ लोकेट है, और नावदा टोली कहाँ पर लोकेट है? एरन सागर पे, बेसनगर, विदिशा। लौह युगीन, यहाँ पे आते आते क्या हुआ उत्तर वैदिक काल में कि लोहे की खोज भी हो गई। पहले तो तांबे की हुई, फिर बाद में किसकी हो गई? लोहे की हो गई। तो यहाँ पे लोहे के औजार भी मिलने लगे। तो यह प्रश्न आता है कि लोहे की खोज किस युग में हुई थी? तो लौह युगीन, या फिर आपको ऑप्शन में अधिकतर यही मिलेगा, उत्तर वैदिक काल। कब हुआ था? उत्तर वैदिक काल। वेदों की रचना इसी समय हुई थी। रामायण इसी समय की मानी जाती है। अब इसका जो काल है वह 1000 ईसा पूर्व से 9500 ईसा पूर्व के पास माना जाता है। और उसमें भी इसके जो साक्ष्य मिले हैं उत्तर वैदिक काल के, ये उत्तर मध्य प्रदेश। अब बात करते हैं, जैसे अपन ने एक छोटा सा वर्ड बोला कि रामायण के साक्ष्य यहीं से चालू होते हैं। रामायण जो राम जी थे वो कहाँ के थे? अयोध्या, मतलब उत्तर प्रदेश। तो इसके साक्ष्य भी मध्य प्रदेश में उसी जगह से मिलेंगे जहाँ पे मध्य प्रदेश का उत्तर होगा, जो उत्तर प्रदेश से जुड़े हुए होंगे। तो भिंड, मुरैना, ग्वालियर, यहाँ पे इनके क्या मिले हैं? अवशेष मिले हैं। अब बात करते हैं वैदिक काल की। तो उत्तर वैदिक काल में वेदों की रचना हुई
और फिर उसके बाद ऋग्वैदिक काल में या वैदिक काल में ऋग्वेद की रचना हुई जो कि भगवान से संबंधित है। 1500 से 600 ईसा पूर्व इसका समय माना जाता है। और देखिए इसी की बात कर रहा था, मध्य प्रदेश इवन पूरे भारत के जंगलों में एक जनजाति का नाम आया था। ये इसके साक्ष्य, ये लिखा कहाँ पे है ये लाइन, तो ये लिखा है ऐतरेय ब्राह्मण में लिखा है, यह एक ग्रंथ है। इसमें जिस जनजाति का नाम है जो अनार्य है, आर्य नहीं है अनार्य है, उसका नाम क्या है, निषाद। और यह घने जंगल सतपुड़ा और विंध्य के जो घने जंगल है साल सागौन वाले, वहाँ पे पाए जाते हैं। अब हम बात करते हैं महाजनपद काल की। महाजनपद काल के बारे में, जिस तरह मध्य भारत में अभी 28 राज्य हैं, है ना, इसी तरह इस समय 16 हुआ करते थे। और इसके बारे में साक्ष्य हमें मिलता है पुराने जो जैन धर्म के ग्रंथ हैं, बौद्ध धर्म के ग्रंथ हैं और जो पुराण हैं। ठीक है, महाभारत रामायण में भी आपने कौशल सुना होगा, वत्स सुना होगा, चेदी सुना होगा, विराट सुना होगा, कुशावती जैसे शब्दों को सुना होगा। तो है तो ये 16, लेकिन अभी हम देखेंगे कि मध्य प्रदेश में कितने आते थे, कितने एरिया मध्य प्रदेश में इस महाजनपद से आते थे। यहाँ से ही पहली लाइन से बच्चों क्वेश्चन आता है कि महाजनपद काल के बारे में जानकारी किससे मिलती है, तो अंगतुर निकाय। 16 अंग थे, तो 16 अंग से अंगतुर निकाय। अब ये जो अंगतुर निकाय है, यह प्रश्न भी आता है कि किस धर्म से संबंधित है, तो यह बौद्ध धर्म से संबंधित है। 6वीं ईस्वी पूर्व से, 6 से 6वीं, और 16 में भी क्या आता है, 6। तो 16 महाजनपदों का क्या है इसमें उल्लेख है। पुराणों एवं जैन ग्रंथों से भी इसके क्या मिलते हैं, उल्लेख मिलते हैं। मध्य प्रदेश में 2 जनपद थी, एक थी चेदी और एक थी आवंती। आवंती तो सबको याद हो जाता है, कहाँ पे, उज्जैन में। इसकी राजधानी थी महिष्मति, जो कि वर्तमान में महेश्वर में है वंश के राजा ने बसाई थी। ठीक है, तो आवंती को क्या कहा जाता था, उज्जैनी कहा जाता था। इसकी राजधानी क्या थी, महिष्मति थी, जो वर्तमान में किस नाम से फेमस है, महेश्वर के नाम से फेमस है। चेदी जो एरिया है यह मध्य प्रदेश का बुंदेलखंड है और इसकी राजधानी थी शक्तिमती। क्या थी, शक्तिमती। देखिए चेदी की राजधानी थी क्या, शक्तिमती। चेदी की राजधानी क्या थी, शक्तिमती। क्या थी, चेदी की राजधानी शक्तिमती। देखिए बुंदेलखंड के लोग ऐसे होते हैं जो आपस में एक दूसरे को ऐसे बात करते हैं, और बाबा कैसे, और बाबा कैसे, तो सिद्ध बाबा बुंदेलखंड की सबसे ऊंची चोटी है ना। भट्ट रहते हैं, किसी से भी लड़ जाते हैं, चाड़ बुद्धि के रहते हैं, चेदी होते हैं, अपनी मति भ्रष्ट कर देते हैं, शक्ति भ्रष्ट कर देते हैं, शक्ति मति। और यहाँ पे ही जो है खजुराहो जो स्थल था वही चेदी के नाम से फेमस था, या ये भी बोल सकते हो जैसे उज्जैन का पुराना नाम आवंती, तो खजुराहो का पुराना नाम चेदी। यह कहाँ उपस्थित है, बुंदेलखंड में उपस्थित है। अब एक जगह, तो मध्य प्रदेश में कितनी महाजनपद आती थी, 2 महाजनपद आती थी, चेदी आती थी और आवंती आती थी। अब एक आता है प्राणहिता नामक स्थल। वर्धा नदी जो कि बैतूल से निकलती है और बैनगंगा जो कि पारसवाड़ा सिवनी से निकलती है, इन दोनों नदियों के संगम को क्या कहा जाता, प्राणहिता कहा जाता है। यह क्वेश्चन आया था अंडरलाइन। किसी का वध कर दोगे तो गंगा उसे क्या दे देगी, प्राण दे देगी, है ना। तो प्राणहिता, वर्धा और प्राणहिता के संगम को क्या कहा जाता है, वर्धा और बैनगंगा के संगम को क्या कहा जाता है, प्राणहिता कहा जाता है वंश के राजा। ये पूरी लाइन क्वेश्चन आई हुई है वंश के राजा महिष्मित ने महिष्मति नगर बसाया था, जो कि अभी मैंने बताया उज्जैन आवंती है ना, और उसकी राजधानी क्या, महिष्मति। ये वही महिष्मति है वंश था और इसके राजा महिष्मत थे, उन्हीं के नाम पे महिष्मति पड़ा था। और यह महेश्वर अभी इसका वर्तमान में, यह किस जिले पे है मध्य प्रदेश में, तो खरगोन जिले में उपस्थित है। वाल्मीकि का आश्रम, आपने रामायण देखी होगी, हाल ही में लॉकडाउन के समय में चल रही थी,
तो वाल्मीकि जिन्होंने रामायण लिखी है संस्कृत वाली, इनका जो आश्रम है वह तमसा नदी के किनारे है, जो कि वर्तमान में टोन्स नदी के नाम से जानी जाती है। शत्रुघाती, शत्रुघाती कौन थे? तो यह जो शत्रुघाती थे ये रामायण काल के जो शत्रुघ्न थे उनके पुत्र थे। इन्होंने दर्शना को अपनी राजधानी बनाई थी। दर्शना कहाँ पे? विदिशा। विदिशा का पुराना नाम क्या था? दर्शना। विदेश में हम दर्शन करने जाते हैं तो दर्शना, विदेश में हम क्या करने जाते हैं? दर्शन करने जाते हैं, तो विदिशा का पुराना नाम दर्शना, विदेश नगर, बेस नगर, ठीक है। भीलसा भी कहीं कहीं मिलता है। महाभारत काल में मध्य प्रदेश के दशरथ के जो समकालीन थे वह दशरथ के जो समकालीन मध्य प्रदेश के दंडकारण्य वनों में जो राजा थे, इस क्षेत्र के राजा थे, वो राजा यदुवंशी नरेश मधु थे। कौन थे? मधु थे। इक्ष्वाकु वंश के शासक, कौन से वंश के शासक? इक्ष्वाकु वंश के शासक। राम जी भी इक्ष्वाकु वंश के थे। इक्ष्वाकु वंश के शासक मुचकुंद ने मंधाता नगरी बसाई थी नर्मदा नदी के किनारे। माँ से मुचकुंद, माँ से मंधाता नगरी, और यह कहाँ पे बसाई थी? नर्मदा तट पर बसाई थी। कौरश वंश, कौरश वंश के राजा कौरश ने, जो कि अंतिम मनुष्य वैवस्वत के पुत्र थे, इन्होंने बुंदेलखंड में शासन किया था। यह उतना इम्पोर्टेंट फैक्ट नहीं है, लेकिन फिर भी आप एक बार देख लीजिए। अब जो इम्पोर्टेंट है ये यहाँ से क्वेश्चन तो डेफिनेटली आते ही हैं। प्राचीन जगहों के नाम, प्राचीन नाम और नवीन नाम। अवंती उज्जैन सभी जानते हैं। वत्स ग्वालियर, सिंधिया जी का वत्स कहाँ रह रहा है? अभी ग्वालियर में रह रहा है, तो वत्स ग्वालियर। चेदी याद कराया मैंने, बुंदेलखंड में कहाँ पे? खजुराहो। अनूप, अनूप को निमाड़, अनूप कहाँ पे? निमाड़। अनूपपुर मत चले जाइएगा, अनूप यहाँ पे दिख रहा होगा निमाड़ में। तुंडीकोर दमोह, तुंडीकोर कहाँ पे स्थित है? दमोह। नलवर, नल से पानी डालते हैं शिव जी के लिए निकालने के लिए, तो नलपुर, नलवर। महिष्मती, महेश्वर, और विराटपुर, 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 सुहागपुर, विराटपुर, सुहागपुर, ठीक है। यहाँ पर ख़त्म होता है मध्य प्रदेश का प्राचीन इतिहास। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे मौर्य वंश, ठीक है। तब तक इसके पहले के वीडियो आप देख लीजिए। जय हिंद।